जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल मनोज जांगड़ क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। हम अध्ययन कर रहे थे कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर 4 कार्बन और उसके यौगिक, जिसमें हमने कुछ भाग देख लिए थे। आज हम देखेंगे कि कार्बनिक यौगिकों के जो रासायनिक गुण हैं वो क्या क्या है, जिसमें से हमने पहले वाले भाग में एक गुण देख लिया था, वो भी दहन का और ऑक्सीकरण का। आज हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास जो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है और प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। आइए हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। देखो, नाम से ही है, हाइड्रोजनीकरण का मतलब हो गया कि हाइड्रोजन का जुड़ना। कार्बनिक यौगिक लेंगे, अगर हमारे पास कोई भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया कि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है। हम ले लेते हैं कि हमारे पास ये कार्बन की श्रृंखला है जिसके अंदर डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। अब हम निकेल या पैलेडियम की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवाते हैं। किस किस की उपस्थिति में? निकेल या पैलेडियम की उपस्थिति में करवाते हैं। तो होगा क्या कि ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हम इस हाइड्रोजन को ऐसे दो में लिख सकते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब देखो, यहाँ से जो ये दोनों हाइड्रोजन है वो इससे आकर जुड़ जाएगी। अच्छा, कैसे जुड़ेगी कि देखो, हमको पता है इस कार्बन की संयोजकता यहाँ से देखो 2 और 2 4 हो गई, और इस कार्बन की संयोजकता भी हमारे पास 4 है। लेकिन ये जब बंध टूट जाएगा, जब बंध टूटेगा तो अब देखो यहाँ से केवल एक बंध रह जाएगा, और यहाँ से जब हाइड्रोजन टूटेंगे तो ये देखो एक हाइड्रोजन तो यहाँ से आकर जुड़ जाएगा और ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। तो इसकी जो संरचना है वो ऐसी हो जाएगी, हमारे पास कार्बन और कार्बन के मध्य केवल एक हमारे पास सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। 2 तो पहले से थे हमारे हाइड्रोजन, तो 2 हम यहाँ लगा देंगे। एक हाइड्रोजन ये हो गया और दूसरा हाइड्रोजन ये हो गया। लेकिन एक हाइड्रोजन ये जाकर जब जुड़ेगा तो देखो, यहाँ से अगर ये हाइड्रोजन जुड़ गया हमारे पास, और इस वाले कार्बन की बात करें, 2 हाइड्रोजन तो पहले से थे, तो 2 हाइड्रोजन हम जोड़ देंगे यहाँ से, और ये एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आकर जुड़ जाएगा। ये हमारे पास हो गया। अब देखो, इस कार्बन की संयोजकता भी हमारे पास 4 रह गई और इस कार्बन की संयोजकता भी 4 रह गई, क्योंकि 4 बंध बन रहे हैं यहाँ पर। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास कोई भी अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसकी अभिक्रिया निकेल और पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन से करवाते हैं, तो ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। यहाँ पर क्योंकि सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के मध्य, और जब कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड रह जाता है तो ऐसे हाइड्रोकार्बनों को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। अब देखो, ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो कई बार 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजनीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से हमारे पास देखो, ये जो था वो था हमारे पास एथीन। इस पूरे यौगिक का क्या नाम है? एथीन। लेकिन ये सिंगल बॉन्ड रह गया तो ये बन गया एथेन के अंदर, तो एथीन से ये एथेन बन गया। इसमें किसका उपयोग किया जाता है? निकेल और पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। अब इसका हम अगर उपयोग देखें कि इस विधि का उपयोग और कहाँ किया जाता है, तो इस विधि का उपयोग भी वनस्पति जो तेल है वो वनस्पति घी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो वनस्पति जो तेल है, वनस्पति तेल, ये भी निकेल या पैलेडियम की उपस्थिति में जब इसका हाइड्रोजन करवाते हैं तो ये भी वनस्पति घी में बदल जाता है, वनस्पति घी के अंदर बदल गया, तो इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, इस हाइड्रोजनीकरण विधि का दूसरा नाम है संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं इसको, संकलन अभिक्रिया।
तो इसी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम है संकलन अभिक्रिया। तो संकलन अभिक्रिया या हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया निकेल या पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं तो वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। इस विधि को हम हाइड्रोजनीकरण विधि कहते हैं। और इसी विधि का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था हमारे पास 3 नंबर की इसकी जो अभिक्रिया थी वो। अब हम 4 पर देखते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन रिएक्शन। देखो प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब है, प्रतिस्थापन का मतलब हो गया हटाना। अगर हमारे पास कोई भी एक हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है, उसमें जो हाइड्रोजन है तो उनको जो हटाने वाले जो हमारे पास तत्व आएंगे वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर आ जाएंगे। तो हम देखते हैं इसका उदाहरण। अगर हमारे पास कोई भी मेथेन है, इसकी अभिक्रिया अगर क्लोरीन से करवाते हैं, इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से, तो देखो CH4 है, ये क्लोरीन से विक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? अच्छा, अगर हम इसकी CH4 का अगर हम सूत्र बनाएं तो ये इस तरीके से बनेगा। C, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये हो गया। तो 4 हाइड्रोजन हो गए, CH4 बन गया। इसके विक्रिया क्लोरीन से करवानी है, मतलब Cl2 से। Cl2 को हम 2 भागों में ऐसे लिख सकते हैं, Cl और Cl, क्योंकि ये बनेगा Cl2। अब यहाँ से देखो, ये जो Cl है और एक हाइड्रोजन इनसे है, तो ये तो अभिक्रिया करके HCl तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये जो एक क्लोरीन है वो यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या बनेगा, 3 तो ये हाइड्रोजन शेष रह गए, ये हमारे पास हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, लेकिन ये जो क्लोरीन है वो इस कार्बन से आकर जुड़ जाएगा। तो देखो हमारे पास 3 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, तो ये क्या बन गया? CH3। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और Cl 1 है, तो CH3Cl बन जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अच्छा, हाइड्रोजन को कौन प्रतिस्थापित कर पाएगा? जो हाइड्रोजन से ज़्यादा विक्रियाशील तत्व है वो है। अगर हम देखो CH3Cl है, इसकी विक्रिया फिर से अगर हम क्लोरीन गैस से करवा दें तो क्या H, ये H और ये H, Cl, ये तो हो गया CH3Cl की। फिर से अगर हम अब विक्रिया क्लोरीन गैस से करवाएंगे Cl2 से, मतलब Cl, तो यहाँ से देखना, ये जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन तो ये और एक क्लोरीन ये, तो ये तो जो है HCl बनाकर बाहर निकल जाएगा, लेकिन जो हमारे पास शेष रह गया वो क्या है? देखो, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन शेष रह गए, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन शेष रह गए, लेकिन ये जो एक क्लोरीन पहले से था इस कार्बन के, अब देखो इस हाइड्रोजन की जगह ये एक क्लोरीन ये आ जाएगा, क्योंकि HCl तो निकल कर बाहर चला गया, ये क्लोरीन जो रह गया वो यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, तो ये बन गया Cl। तो हमारे पास क्या बन गया? C, हाइड्रोजन रह गए 2, CH2 और क्लोरीन भी रह गए 2, Cl2। इसी तरीके से अगर आगे हम इसकी फिर से विक्रिया क्लोरीन गैस से करवाएंगे Cl और Cl से, तो ये जो बनेगा, देखो ये जो एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है, बाहर निकल जाएगा और Cl यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। तो इस बार जो बनेगा वो बनेगा C, इस बार हाइड्रोजन 1 रहेगा, लेकिन क्लोरीन 3 हो जाएगी, CHCl3। तो इस तरीके की जो अभिक्रियाएँ हैं वो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझ में आई होगी। ये जो अभिक्रिया हो रही है वो प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, प्रकाश की उपस्थिति में। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है हमारे पास एथेनॉल। देखो इसमें हमारे पास 2 यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म। तो सबसे पहले हम एथेनॉल के गुणधर्म देखते हैं। अरे गुणधर्म भी 2 प्रकार के होते हैं। एथेनॉल के जो गुणधर्म है, पहला हम देखेंगे भौतिक गुणधर्म और फिर देखेंगे रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म, देखो एथेनॉल जो है, एथेनॉल को हम एल्कोहल भी कहते हैं। तो पहला जो इसका भौतिक गुण है वो यही है कि एथेनॉल को एल्कोहल भी कहा जाता है। एल्कोहल का जो सूत्र होता है वो होता है C2H5OH, C2H5OH। तो एथेनॉल का जो सूत्र होता है वो होता है C2H5OH, और इसको हम एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, इसको हम एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में मदिरा भी कहते हैं या शराब।
तो ये जो है शराब या एल्कोहल या एथेनॉल जिसका सूत्र होता है C2H5OH। अच्छा, इसका अगर हम बात करें गलनांक की, गलनांक वो होता है 156 केल्विन और क्वथनांक जो है 351 केल्विन होता है। गलनांक का मतलब हो गया कि इसका जो गलनांक बिंदु वो 156 केल्विन होता है और क्वथनांक होता है वो 351 डिग्री केल्विन होता है। अब अगर हम इसके बात करें कि ये जो हमारे पास एल्कोहल है उसको हम जल में किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं। आपने देखे होंगे कुछ जो व्यक्ति जो शराब पीते हैं, जो शराब के जो है वो शराब को पानी के अंदर मिलाते हैं, तो पानी को हम किसी भी अनुपात में शराब के साथ मिक्स कर सकते हैं। तो इसका अगला गुण है, तो ये जो इसका अगला गुण होगा वो है हमारे पास कि एथेनॉल को हम जल के साथ किसी भी मात्रा में मिला सकते हैं। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग हम करते हैं टॉनिक, कफ सिरप। टॉनिक का मतलब हो गया कि कुछ हमारे पास औषधियों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये है इसके भौतिक गुण। एक गुणधर्म ये भी है इसका कि ये ज्वलनशील होता है। ज्वलनशील का मतलब अगर हम इसको जलाएंगे तो ये आसानी से जल जाता है, तो ये तुरंत जलेगा, तो इसलिए एक ज्वलनशील पदार्थ होता है। तो ये है इनके भौतिक गुण। अब हम देखते हैं इसके रासायनिक गुणधर्म। इसी के रासायनिक गुणधर्म मतलब ये किस किस से अभिक्रिया करेगा और किस किस से नहीं। रासायनिक गुणधर्म, तो रासायनिक गुणधर्म में भी सबसे पहले हम देखते हैं कि सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं इस एथेनॉल के। तो आइए एथेनॉल के हम सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो एथेनॉल का सूत्र C2H5OH है। अगर हम इसकी अभिक्रिया सोडियम के साथ करवा दें, मतलब प्लस सोडियम, तो यहाँ से जो बनेगा, देखो ये जो हाइड्रोजन है वो तो बाहर निकल जाएगा और ये सोडियम आकर जुड़ जाएगा। तो ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा विक्रियाशील तत्व है, तो इस हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो इस ऑक्सीजन पर तो आ जाएगा माइनस, लेकिन जो ये हाइड्रोजन है उस पर आ जाएगा प्लस। जब ऐसे अगर हम यहाँ से सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ से जो है वो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी और ये जो सोडियम है ऑक्सीजन से आकर जुड़ जाएगा। तो ये C2H5 ओ तो ऐसे की रहेगा, लेकिन इसके साथ आ जाएगा सोडियम और यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर चली गई, तो ये हो गया H2 गैस। तो हम कह सकते हैं कि जब भी अगर हम एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम के साथ करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और इसके साथ जो ये उत्पाद बनता है, इस उत्पाद का नाम है सोडियम एथोक्साइड। सोडियम एथोक्साइड, एथोक्साइड, ये सोडियम एथोक्साइड का सूत्र होता है C2H5ONA। अगर यहाँ पर H होता तो फिर ये एथेनॉल का हो जाता और एथोक्साइड सोडियम एथोक्साइड मतलब सोडियम जुड़ गया, इसलिए इसका सूत्र हो गया सोडियम एथोक्साइड। तो ये है इसका पहला गुणधर्म कि जब भी अगर हम एथेनॉल के सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो सोडियम एथोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। सेकेंड जो इसका गुणधर्म है वो है हमारे पास सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया करवाएंगे। देखो ये हमारे पास जो था C2H5OH, जब इसके अंदर हम सांद्र H2SO4 डालते हैं 443 डिग्री केल्विन पर गर्म करेंगे। कितने पर? 443 डिग्री केल्विन पर गर्म करेंगे और यहाँ पर सांद्र H2SO4 डाल दिया। तो अब होगा क्या कि यहाँ से जो जल का अणु तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये जो बदलेगा वो एथीन के अंदर बदल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 में, और साथ में जो जल है वो बाहर निकल जाएगा। अच्छा, जब जल बाहर निकलता है तो ऐसी विक्रियाओं को हम निर्जलीकरण के नाम से भी जानते हैं। मतलब जो हमारे पास अभिकारक है उसमें से अगर जल बाहर निकलता है तो निर्जलीकरण होता है। अच्छा, इसको अगर हम थोड़ा डिटेल से देखें C2H5OH की, तो C2H5OH, तो C2 का मतलब हो गया ये C और C, H5 है हाइड्रोजन, मतलब 3 तो इसके साथ रहेंगे और 2 इसके साथ। अच्छा, OH भी है तो हम OH समूह को इधर जोड़ देते हैं, ये रहा हमारे पास O और H समूह है। अब हमको देखना क्या करना है कि हमको जल बाहर निकालना है। जब इसके अंदर अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएंगे 443 पर गर्म करेंगे तो जल बाहर निकलेगा। तो एक जो हमारे पास हाइड्रोजन ये तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो ये यहाँ से बाहर निकल गया, तो ये हमारे पास बंद बच जाएगा। तो ये जो बंद है वो तो इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब है यहाँ पर ये तो डबल बॉन्ड हो जाएगा
और ये जो H बाहर निकला और यहाँ से OH माइनस बाहर निकलेगा, तो यहाँ से बाहर निकलते ये H और OH माइनस मतलब हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए, H और H तो H2 और साथ में ऑक्सीजन तो H2O तो हो गया बाहर। लेकिन यहाँ से इस कार्बन के साथ ये 2 हाइड्रोजन बच गए और इस कार्बन के साथ ये 2 हाइड्रोजन बच गए, मतलब इधर भी CH2 और इधर भी CH2, लेकिन बीच में बंद कितने हो गए, 2 हो गए। वो क्यों हो गया, देखो अगर ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो कार्बन ज़्यादा इससे क्रियाशील तत्व है, तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों ही ये रख लेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन के मध्य हमको पता है बंध बनता है, 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य सहसंयोजी बंध बनता है। जब ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, तो ये बंध ऐसे के ऐसे इधर आ जाएगा घूमकर, तो यहाँ से कितने बंध हो जाएंगे, 2, क्योंकि एक तो पहले का था, एक यहाँ पर हो गया। अब OH माइनस मतलब OH ज़्यादा क्रियाशील तत्व है माइनस, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा है, इसके पास कम था, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देकर यहाँ पर बना लेगा HOH मिलकर H2O और यहाँ पर बन जाएगा CH2 और CH2। तो इस तरीके से यहाँ पर जल बाहर निकल जाता है और यहाँ से हमको क्या प्राप्त हो जाता है, एथीन। तो ये है हमारे पास एथेनॉल के कुछ रासायनिक गुणधर्म। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो एथेनोइक अम्ल है उसके भौतिक गुण क्या है और रासायनिक गुणधर्म क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसकी लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।